ये कहानी है बिहार में बसे कमलपुर गांव की। श्रद्धा और संस्कृति से भरपूर इस गांव में मांसाहार खाने पर सख्त मनाही थी। दरअसल 2 साल पहले इस गांव में बड़ा हादसा हुआ था। गांव में रहने वाला किशन, उसका अपना खाने का ठेला था, जहां के ऑमलेट खाकर अचानक 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि 6-7 महीने तक उन पर इलाज चलता रहा। लेकिन भगवान की कृपा से बाद में सब ठीक हो गया और बस तब से कमलपुर गांव में अंडे ही नहीं, मांसाहार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। छी छी छी, इस दुनिया में क्या चल रहा है? अब क्या बताऊं क्या हुआ। अभी अभी मोबाइल पर एक रेसिपी देखी, चिकन कबाब। अरे चिकन कबाब, ये भी कोई खाने वाली चीज होती है क्या? देखने से ही पूरा मन खराब हो गया। क्या हुआ जी? आप क्यों अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे हैं? चलिए एक काम कीजिए, मोबाइल मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। तो कुछ ऐसी थी कमलपुर गांव के लोगों की आदतें। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थायी नियम है। तो अब कमलपुर की बदलने की घड़ी आ चुकी थी और इनकी शुरुआत हुई गांव में आए एक नए सदस्य से, जो कि एक वैज्ञानिक था। काफी अच्छी सफाई की है तुमने रामू। जी धन्यवाद। अच्छा चलो, अब जल्दी से दुकान से मेरे लिए 4 अंडे ले आओ और मुझे अच्छे खासे ऑमलेट बना कर दो। क्या मैं अंडे लेकर आऊं और आपके लिए ऑमलेट बनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें चौंकने वाली क्या बात है। बात यह है कि इस गांव में मांसाहारी खाना मना है। क्या? क्यों? जी बात यह है कि 2 साल पहले हमारे गांव में खाने की ठेली पर ऑमलेट बनाया गया था और गजब हो गया। उस ऑमलेट से गांव के लगभग 50 लोग बीमार पड़ गए थे। करीब 6 महीने तक उन पर इलाज चला। क्या 6 महीने? अब तो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं वैज्ञानिक साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सच बता रहा हूँ। न जाने उन अंडों में क्या था। गांव के लोग एक एक करके ऐसे बीमार पड़ गए थे कि पूछिए मत। और तभी से हमारे इस कमलपुर में अंडों पर बंदी लग गई। और सिर्फ अंडों पर ही नहीं, बल्कि पूरे मांसाहार पर। ये सब बकवास है। ऐसा कहीं होता है क्या? ऑमलेट से फैलती बीमारी, उस खाने में जरूर कुछ गड़बड़ रही होगी। हाँ हो सकता है, लेकिन अब ये बात गांव वालों को कौन समझाए? रामू की बात सुनकर ब्रह्मकांत बड़ा हैरान था। वो न जाने गांव की कितनी दुकानों पर जाकर देख चुका था, लेकिन उसे ना अंडे मिले ना चिकन, कुछ भी नहीं। और बेचारे ब्रह्मकांत का ऑमलेट खाने का सपना ही रह गया। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये भी कोई खाना है? पीले पानी जैसी दाल, फीकी सब्जी, उबले चावल। मैं तो तंग आ गया हूं इससे। हे भगवान, अब तू ही मुझे इससे बाहर निकाल। परेशान ब्रह्मकांत भगवान से शिकायत कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने चल रहे टीवी पर पड़ी। उस टीवी में जापान के किसी वैज्ञानिक के अजीब आविष्कार के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें उसने ब्लूबेरी और चीकू, इन 2 फलों के गुण धर्मों को मिलाकर एक नया फल बनाया था। अरे वाह, ये तो बड़ा ही दिलचस्प प्रयोग है। क्यों ना मैं भी ऐसे ही कोई अनोखा आविष्कार कर दूं? टीवी पर देखे गए आविष्कार से ब्रह्मकांत बहुत प्रेरित हुआ था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे ऑमलेट भी मिल जाए और किसी को इसकी कानों कान खबर तक ना हो। अगले दिन ब्रह्मकांत सुबह सुबह पास के पड़ोसी गांव में चला गया। वहां से वो अंडों की पोटली चुपचाप अपने घर ले आया और साथ ही कुछ नारियल भी साथ लाया। चलो, आखिरकार सारा सामान ले ही लिया, अब चुपचाप काम पर लगना होगा। ब्रह्मकांत ने अपने अनोखे आविष्कार की शुरुआत की। उसने अपनी प्रयोगशाला में अंडों और नारियल के अर्क को एक साथ मिलाया और उस मिश्रित अर्क को एक खाली नारियल में भर दिया। फिर उस नारियल को जमीन में बो दिया और अब उसे इंतजार था परिणाम का। हाँ बस कुछ महीने की बात है, फिर देखना सारे गांव वाले चौंक जाएंगे। मेरा भी दुनिया में बड़ा नाम होगा और इस एक झटके में सबको नया ऑमलेट खाने को मिलेगा। वाह, आखिरकार ब्रह्मकांत अपने इस आविष्कार को लेकर बहुत ही खुश था।
उसे कहीं ना कहीं पूरा यकीन था कि ये अनोखा प्रयोग सफल होने ही वाला है। दिन पर दिन बीतते गए, नारियल का पेड़ बढ़ता गया और साथ ही ब्रह्मकांत की उम्मीदें भी। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें और अफवाहें भी उड़ने लगी। कहो रामू, कैसे हो? अब क्या कहे किशन भैया, सब ठीक ही है। खेती बाड़ी अच्छे से चल रही है। साथ ही जो नए वैज्ञानिक आए हैं ना, उनका घर संभालने का काम हाथ में लिया है। बस उसी के सहारे सब चल रहा है। चलो, ये तो अच्छी बात है। इससे तो तुम्हारी आमदनी भी दुगनी हो गई होगी। हाँ, कह सकते हो। वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ, पूछो। सुना है तुम्हारे वैज्ञानिक साहब कोई बड़ा गजब का आविष्कार कर रहे हैं। अब क्या बताऊं तुम्हें, कुछ कर तो रहे हैं। दिन भर अपनी इस प्रयोगशाला में पड़े रहते हैं और कभी बगीचे में घूमते रहते हैं। कुछ तो चल रहा है उनका, लेकिन मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। पढ़े लिखे लोग और उनके गजब के चौंचले। सही कहा तूने। ब्रह्मकांत के आविष्कार की बातें बहुत होने लगी थी, लेकिन उन बातों में तारीफें कम और ब्रह्मकांत की अक्ल पर सवाल ज्यादा उठाए जा रहे थे। और ऐसा हो भी क्यों ना? ऑमलेट खाने के लिए नारियल का पेड़ कौन बोता है भला? आखिर बहुत इंतजार के बाद ब्रह्मकांत के आविष्कारिक नारियल के पेड़ पर नए नारियल दिखाई देने लगे। यस, यस, यस! मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया! अरे अरे वैज्ञानिक साहब, क्या हुआ? इतने चिल्ला क्यों रहे हो? अरे पूछ क्या रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? नए नारियल आ गए हैं। ब्रह्मकांत की बात सुनकर रामू ने ऊपर तेज नजर डाली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस पेड़ पर बड़े बड़े और हट्टे कट्टे नारियल लटके हुए थे। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। अभी कुछ नहीं हुआ, गजब तो अब होने वाला है। मतलब? रामू के सवाल पर ब्रह्मकांत ने कोई जवाब ना देते हुए, अरे अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा? काम कर रहा हूँ। तेरे लिए स्पेशल आविष्कारक नारियल का ऑमलेट बना रहा हूँ, वो भी थोड़ा अलग ढंग से। क्या? ऑमलेट यानी अंडा? नहीं रे नहीं, मैं तो नहीं खाने वाला। मुझे फिर से अस्पताल में भर्ती नहीं होना है। मैं तो सुबह ही चला। रामू अपनी धोती समेटते हुए वहां से भागने लगा। तभी ब्रह्मकांत ने उसे रोक लिया। रामू, रुक जा। नहीं साहब, मुझे जाने दो। देख, मैं कह रहा हूं ना, रुक जा, वरना तुझे काम से निकाल दूंगा और किसी और को रख लूंगा, वो भी दुगने पैसे देकर, समझा? क्या? दुगने पैसे? फिर ठीक है। पैसे की बात सुनकर रामू रुक तो गया, लेकिन अंदर से उसका मन अब भी कांप रहा था। उसने देखा कि ब्रह्मकांत ने उस नारियल को तोड़ा और उसे अंडे की तरह फेंटना शुरू किया, जिससे सफेद अर्क निकला, वो भी ढेर सारा। अरे वाह, देखने में तो ठीक ही लग रहा है। अरे तुम खा के तो देखो, खाने में भी लाजवाब होगा। नारियल के अर्क में ब्रह्मकांत ने हल्दी, नमक, मसाले, मिर्च के साथ कुछ फल भी मिलाए, जैसे कि आम के टुकड़े, चीकू, अंगूर, टूटी फ्रूटी वगैरह। फिर उस मिश्रण को बड़े और चौड़े तवे पर तेल डालकर सेकना शुरू किया। उसे देखकर ब्रह्मकांत और रामू दोनों चौंक गए। अरे, ये तो सोचा था उससे भी बड़ा है। नारियल, मिर्च, मसाले और फलों के मिश्रण से बना ये आविष्कारिक ऑमलेट तवे पर फैल गया और आम ऑमलेट से काफी भरा हुआ और फुला हुआ था। वाह, आखिर बन ही गया। चलो रामू, अब इसे मिलकर खत्म करते हैं। ब्रह्मकांत की बात सुनकर रामू ने डर डर के एक निवाला लिया और वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसे वो ऑमलेट बड़ा ही चटपटा और मसालेदार लगा। साथ ही फलों का स्वाद उसमें एक अलग ही मिठास भर रहा था। उसे खुशी हुई कि ये ऑमलेट बाकी ऑमलेट जैसा नहीं निकला। उसे इससे कुछ नहीं हुआ। वाह वाह, क्या बात है साहब, ये तो बड़ा ही गजब ऑमलेट है। मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। तुम तो खामोखा डर गए।
अब चलो जल्दी से मेरे इस फ्रूटी ऑमलेट को खत्म करो। क्या बात है, फ्रूटी ऑमलेट, ये तो सही है। ब्रह्मकांत की बातों से रामू खुश हो गया और साथ ही ब्रह्मकांत के इस सफल आविष्कार की चर्चा चारों ओर फैल गया। कमलपुर गांव में फिर से ऑमलेट और चिकन बनने लगे और इस नए प्रयोग के लिए ब्रह्मकांत का सम्मान किया गया। कविता और किशन के घर के बाहर उनके छोटे से खेत थे जहाँ किशन टमाटर उगाया करता था। ए जी, अब खाना खाने आ भी जाइए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, बस थोड़ा पानी डाल रहा हूँ। जब किशन खाना खाने घर आया, कब से आपको आवाज दे रही थी, अब तक तो सारा खाना ठंडा हो गया। अब क्या करूँ, सारे पौधों को ढंग से पानी नहीं दूंगा तो अच्छे टमाटर कहाँ से उगेंगे। चलो जल्दी जल्दी खाना दो, व्यापारी आने वाले हैं, टमाटर खरीदने। ठीक है ठीक है। कविता ने किशन को खाना परोसा और किशन ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसका खाना खत्म हुआ और वहाँ एक व्यापारी आ गया। किशन भाई, हाँ आया आया। इस बार मंडी बहुत तंग है, मैं टमाटर की कीमत 15 रुपए किलो ही दे सकता हूँ। ये तो बहुत कम है भाई। अब भाई यही दाम है, सोच लो। पर शहर के बाजार में तो 30 रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर। अरे बाजार में बेचने में नुकसान भी तो होता है, कितने टमाटर पिचक जाते हैं, उन्हें कोई नहीं खरीदता। फिर टमाटर बेचने के लिए जो बंदा खड़ा रहता है उसकी पगार, बहुत खर्चा है किशन भाई, तुम नहीं समझोगे। लेकिन भाई 15 रुपए का दाम तो बहुत ही कम है। देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 17 रुपए दे सकता हूँ, अगर तुम्हें पड़बड़े तो दे दो। किशन निराश हो गया, पर उसे टमाटर बेचना ही था। ठीक है भाई, ठीक है, दे दो। कितने किलो है टमाटर? यही कुछ 200 किलो। ठीक है भाई, 17 रुपए के हिसाब से 3400 रुपए हुए, ये लो। धन्यवाद भाई। वो व्यापारी सारे टमाटर लेकर चला गया और किशन निराश होकर घर लौटा। क्या हुआ, दाम सही नहीं मिला? शहर में टमाटर 30 रुपए किलो बिकते हैं और हमें बस 17 रुपए मिले, ये तो अन्याय है। लेकिन अगर टमाटर बेचूं नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो आप टमाटर खुद शहर जाकर क्यों नहीं बेचते? अरे अगर मैं शहर गया तो यहाँ मेरे खेतों का ख्याल कौन रखेगा? अब सब मैं देख लूंगी। लेकिन कैसे? तुम घर का काम करोगी या खेत संभालोगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह सारे घर का काम खत्म करके खेत भी संभाल लूंगी। वैसे भी आपने मुझे अच्छे से खेती सिखाई है। वो तो है, पर क्या हम कर पाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ। और बस तय हो गया कि कविता टमाटर उगाएगी और किशन शहर के बाजार में टमाटर बेचने जाएगा। एक हफ्ते बाद टमाटर की नई फसल निकली और किशन ने टमाटरों को टेम्पो में भर दिया। आज पहला दिन है, उम्मीद है सब सही होगा। बिल्कुल सही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। किशन शहर के बाजार के लिए निकल गया। यहाँ पहुंचकर उसने टेम्पो में ही टमाटर बेचना शुरू कर दिया। अरे ले लो ताजे ताजे टमाटर, ताजे रसीले लाल लाल टमाटर, ले लो ले लो ले लो, बस 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? हाँ दीदी। दूसरी दुकान पर तो 35 रुपए है, मैं तो तुमसे ही लूंगी, मुझे 2 किलो दे दो। मुझे भी 2 किलो। अरे मुझे 1 किलो। और देखते ही देखते किशन के टेम्पो के बाहर औरतों की भीड़ लग गई। 4 घंटे में उसके बस थोड़े से टमाटर बचे थे। टमाटर हैं क्या? बस 4 किलो है, 4 किलो है। सारे मुझे दे दो। शहर वालों को ताजे रसीले टमाटर कम दामों पे मिले, इसीलिए सब धड़ाधड़ बिक गए। फिर किशन उसी टेम्पो में गांव लौटा। किशन ने टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दिए। अरे कविता, बहुत अच्छा दिन था आज का। क्या सारे टमाटर बिक गए? हाँ सब बिक गए, कुल मिलाकर 250 किलो के 7500 रुपए मिले थे। 1000 टेम्पो वाले को दिया तो बचे हैं 6500 रुपए। वाह, आज तो मजा आ गया। ये हुई ना बात। एक चीज मैंने देखी कि शहर की औरतें टमाटर चुनते वक्त बस लाल लाल टमाटर चुनती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना टमाटरों को और लाल करने के लिए। YouTube पे ढूंढते हैं, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।
किशन ने YouTube पर सर्च किया और उसे एक वीडियो मिला। तो ये पाउडर छिड़कना होगा टमाटरों के पौधों में। ये कहाँ मिलेगा पर? शहर में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। आप कल चले जाइए, ढूंढ कर ले आइए। ठीक है। अगले दिन किशन वापस शहर आया। उसने वो फर्टिलाइजर ले लिया। भाई इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? अरे भाई ज्यादा मात्रा में मत डालना, जितना पैकेट पे लिखा है ना वैसे ही डालना। हाँ ठीक है। किशन वो केमिकल फर्टिलाइजर लेकर अपने घर लौटा। कविता उसका इंतजार कर रही थी। ये लो केमिकल फर्टिलाइजर। दुकानदार ने बोला है जितनी मात्रा लिखी है उतना ही डालो, जरा भी अधिक नहीं। इस केमिकल फर्टिलाइजर से मोटे मोटे टमाटर उगेंगे। मतलब आकार भी बढ़ेगा? हाँ। अच्छी बात है। अगले दिन किशन ने खुद टमाटर के खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डाले। देखो कविता, हमारे खेतों के लिए बस 2 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर काफी है। ठीक है, मैं याद रखूंगी। फर्टिलाइजर डालने के कुछ ही दिनों बाद पौधों पर बड़े बड़े लाल रसीले टमाटर उगे हुए थे। ये केमिकल फर्टिलाइजर तो बहुत कमाल की चीज है। हाँ देखो कितने बड़े बड़े टमाटर हैं इस बार। लगभग 350 किलो टमाटर निकाले हैं। बाप रे, हमें तो बहुत मुनाफा होगा ना। हाँ चलो, अब मैं शहर जाता हूँ इन्हें बेचने के लिए। तुम इस फर्टिलाइजर को पानी में मिलाकर छिड़क देना, पर मात्रा याद रखना। जी बिल्कुल। किशन सारे टमाटरों को टेम्पो में भरकर चला गया। यह कविता को खेतों में फर्टिलाइजर छिड़कने थे। 2 मुट्ठी से इतने बड़े टमाटर निकले हैं। मैं एक और मुट्ठी मिला देती हूँ और ज्यादा अच्छी फसल होगी। कविता ने 3 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर टमाटरों के पौधों पर छिड़क दिया। अगली फसल पहले के टमाटरों से ज्यादा बड़ी थी। वाह वाह, ये अद्भुत चीज है। फिर क्या था, कविता हमेशा जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़का करती थी। हमें कुछ समय के लिए फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर से भी पौधों और मिट्टी को नुकसान है। इससे भला क्या नुकसान होगा? ये तो बहुत अच्छी चीज लगती है। कविता, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। तुम अगली 2 फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर मत डालना। ठीक है, जैसा आप बोले। कविता ने किशन को बोल तो दिया था, पर उसके मन में था कि वो और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करे, और इसीलिए किशन के मना करने के बावजूद भी कविता ने पौधों पर केमिकल फर्टिलाइजर छिड़के। अगली फसल में भी हमेशा की तरह बड़े बड़े टमाटर थे, जो देखकर किशन दंग रह गया। ये टमाटर इतने बड़े कैसे? कहीं तुमने केमिकल फर्टिलाइजर छिड़क तो नहीं दिया? नहीं, मैंने तो नहीं छिड़का। हो सकता है पहले के केमिकल का असर हो। हाँ हो सकता है। कविता किशन को झूठ बोल बोल कर टमाटर के पौधों में केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कती रही। कविता के दिमाग में ज्यादा मुनाफे का लालच था। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे टमाटर के कुछ पौधे मरने लगे। अरे ये क्या? इन्हें क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। शायद ये केमिकल फर्टिलाइजर का असर है। मैं ये पौधे तोड़ देता हूँ। यहाँ नए पौधे लगाएंगे, वरना ये सारे खेत में फैल जाएंगे। ठीक है। किशन ने मरे हुए पौधों को उखाड़कर वहाँ नए पौधे लगाए, पर अगले दिन वो पौधे भी मर चुके थे। हे राम, ये क्या हुआ? ये ऐसे क्यों मर रहे हैं? पता नहीं, मैं कृषि वैज्ञानिक को बुलाकर लाता हूँ। किशन पास के कृषि उद्योग से कृषि वैज्ञानिक को अपने खेत ले आया। देखिए, ये पौधे कल ही लगाए थे और आज इनका ये हाल है। मुझे मिट्टी की जांच करनी होगी। वैज्ञानिक ने मिट्टी का सैंपल ले लिया। जब वैज्ञानिक ने मिट्टी की जांच की तो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा केमिकल्स थे। आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है। जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की वजह से पूरी मिट्टी में बस केमिकल्स हैं। अब यहाँ पौधे उगना मुश्किल है, और जो पौधे अभी भी बचे हैं उस पर जरा भी फर्टिलाइजर यूज मत कीजिएगा। ये बात सुनकर किशन और कविता दोनों हक्के बक्के रह गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मना किया था, फिर भी मैं केमिकल डालती रही। कविता ने थोड़े से लालच की वजह से आज उसके उपजाऊ खेत को बंजर बना दिया। अगर आज वो बिना केमिकल के खेती करते तो शायद कम कमाते,
पर उनके खेत उपजाऊ होते और उनकी जिंदगी खुशहाल। लाजपुर नाम का एक गांव था जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे बेचता था। राकेश की गोल मटोल आकृति और अंडे का धंधा होने के कारण गांव के लोग उसे मजाक में अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 ऑमलेट और 2 उबले हुए अंडे लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया या नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भाई। राकेश के मिलनसार व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर अंडे खाना पसंद करते थे। राकेश ठंडी के दिनों में अच्छी कमाई कर लेता था। रात में घर लौटने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक विशेष ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, लो, सबसे अंत में प्यार से बनाया गया ऑमलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होते हुए भी राकेश खुशहाल जीवन बिताता था। राकेश के पड़ोस में पंकज नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़ा पड़ा सोता रहता। उसकी पत्नी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ राजकुमार, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने आलसी हो तो कभी मैं तुमसे शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी पत्नी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती थी, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तो तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को देखो, मात्र ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभलवा लिया। हमारा घर अभी भी वैसा ही खस्ता हाल है। अभी जब बरसात आएगी तो लिंटर टपकने लगेगा, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता है। वह चाट बनाने के लिए 3-4 दिन पुराने बचे हुए छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका स्वाद भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था, अब चाट खट्टी नहीं तो क्या मीठी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को, इससे अच्छा तो अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज के खराब माल और अकड़ू स्वभाव के कारण ग्राहक उसके ठेले पर रुकते ही नहीं थे। वे उसका ठेला छोड़कर राकेश की दुकान पर अंडे खाने चले जाते। एक रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज 2-4 रुपए कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी रात बीत गई और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, मेरा लौटने का इंतजार कर रही हो। जब सब्जी ही नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने अपना ठेला ना लगा रहा होता तो ग्राहक मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकालना पड़ेगा। एक रात जब राकेश और उसकी पत्नी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर पर रखे सैकड़ों अंडे के ट्रे ठेले पर रखे और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया। दोनों बेचारे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर रोते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वे रात होने पर भी गांव में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार जब वे निराश होकर घर लौट रहे थे
तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल अंडा कहीं से जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसके आकार को देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी का अंडा है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल क्या होगा? अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी के सहारे से अंडे का तरल जरूरत के हिसाब से बाहर निकाला जा सकता था। राकेश ने दोबारा अपना धंधा शुरू किया। दूर दूर गांव के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी दोगुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर राख हो जा रहा था। बड़ा अंडा, इसे भी खाई में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी पत्नी सुबह अधियारे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर कुछ सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी पत्नी पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क दिया। राकेश और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से विशाल अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले इसे कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी का इतना तेज प्रेशर निकला कि पंकज के पांव जमीन पर टिके नहीं रह सके और वह खाई में गिरकर मर गया।